बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियां ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हैं। कल से ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई। इस ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद आगे एशिया कप का सफ़र उसका आगाज़ हो जाएगा। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाना है, जबकि 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ट्राई नेशन सीरीज़ का जो है वो इनकाद होगा। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान ने अपने ट्राई नेशन सीरीज़ और चैम्पियंस उसके लिए एशिया कप के लिए अनाउंस कर दिया हुआ है। स्क्वाड जो है उसमें राशिद खान कप्तानी कर रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो इसमें सलमान अली आगा, चूँकि T20 फॉर्मेट है, अलॉन्ग विद हिज टीममेट्स, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, माशवाए बाबर आजम, रिजवान और नसीब शाह। इन तीन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। यंग टैलेंट को प्रमोट करने की ठान ली गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इस पर हमने बात करनी है कि प्लेइंग 11, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है, क्योंकि टफ कंपटीशन है फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब के दौरान। अच्छा, उसके बाद जी बुरी खबर यह है कि नेशनल यूथ गेम्स हैं वो पाकिस्तान में मुलतवी कर दी, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से 7 से 13 सितंबर तक इस्लामाबाद में शेड्यूल थी, जिसको मुलतवी कर दिया गया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि टीम में बाबर आजम को एक साइड लाइन पर किया जा रहा है, लेकिन बाबर आजम ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो छाए हुए हैं। हमने देखा BBL में इससे पहले बाबर आजम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, CPL में उनको बुलाया गया, लेकिन PCB की जानिब से NOC नहीं दिया गया। अब जो है काउंटी चैंपियनशिप के लिए 2 काउंटीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेटर बाबर आजम से रब्ता किया है, और जो है वो काउंटी चैंपियनशिप के बकिया मैचेस खेलने की पेशकश की गई है। इस सवाल से हमने थोड़ी सी बात करनी। उसके अलावा एक ग्रेट इनिशिएटिव ले लिया गया जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने खेल के साथ साथ जो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, जो यंग टैलेंट है, जो यंग बच्चे हैं, उनके तालीमी अखराजात भी उठाने की जिम्मेदारी ले ली है। कि जनाब, अब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ खेलते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते थे, ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता था, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो PCB ने अपने ज़िम्मे ले ली है। इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा वंस अगेन उस्मान ख्वाजा जो हैं वो फिर से गज़ा में मज़ालिम रोकने के हक़ में सामने आ गए हैं। उन्होंने फिर से अपील कर दी है। 12 दफ़ा पहले भी मल्टीपल टाइम पर बड़े प्लेटफॉर्म पर उस्मान ख्वाजा जो हैं वो ये आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तो एक मरतबा फिर उन्होंने अपने वज़ीर आज़म से कहा है कि जनाब इस पर कोई तबादला ख्याल करें, इस पर मज़ीद नज़रसानी की जाए और इस पर स्टैंड लिया जाए, स्टांस लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। बहरहाल, अब बात करते हैं जी ट्राई नेशन सीरीज़। आगाज़ में अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अहमद सईद साहब, कल रात शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, थोड़ा सा मुझे पहले ज़रा बैकग्राउंड बता दें शारजा का। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है शारजा में, लेकिन अब रिसेंट पास्ट में देखा है कि अफगानिस्तान भी खासा तगड़ा शारजा में दिखाई दे रहा है, और जो फैन फॉलोइंग है शारजा में तो बेतहाशा है अफगानिस्तान की। जितने भी मैचेस अफगानिस्तान में होते हैं, शारजा में अफगानी फैंस इस हद तक आ जाते हैं कि अब तो ये भी खबरें थी कि स्टैंड्स भी अलग अलग बनाए जाएंगे दुबई में और शारजा में। तो ट्रैक रिकॉर्ड बताएं, पाकिस्तान देन फिर अफगानिस्तान। देखें, सबसे पहले तो आज के हम स्पोर्ट्स लीग के प्लेटफॉर्म से राशिद खान जो है उनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ है। अच्छा, उनके लिए हम उनके फैमिली के साथ जो है वो ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ज़ाहिर है कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, और इससे भी प्लेयर जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो राशिद खान जो कि लीड कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ में, और अफ़गानिस्तान की टीम भी काफ़ी अर्से से अब वो क़यादत भी करते आ रहे हैं। मोहम्मद नबी के बाद मेरा ख्याल है कि दूसरा बड़ा नाम राशिद खान है जहाँ तक T20 क्रिकेट की बात है अफ़गानिस्तान के लिए। तो राशिद खान हो या अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम हो, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीमें जिस सिचुएशन पे आ चुकी हैं, और अगर हम हेड टू हेड की बात करें और अगर हम टीम परफॉर्मेंसेस को यहाँ पर एनालिसिस करने की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की टीम मुस्तकिल मेहनत और मुस्तकिल एक जिद्दोजहद के बाद, जस्तजू के बाद अपने आप को इस काबिल तो बनाने में कामयाब हुई है कि आज जब हम इन दोनों का एनालाइज करते हैं तो हमें कोई भी टीम इसमें से अंडरडॉग दिखाई नहीं देती है। जबकि अफ़गानिस्तान की टीम, आप जानते हैं कि हमेशा जो टेस्ट रैंक साइड होती है उनके खिलाफ वल्नरेबल दिखाई देती थी। उनके खिलाफ जो है वो खेलने का जब टीम जाती थी तो वो उनको एक आसान टारगेट, एक सिटिंग डक समझती थी। लेकिन अब अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो ऐसी नहीं रही है। तो अब जब आप अफ़गानिस्तान की टीम को एनालाइज करने के लिए बैठेंगे, उसके ऊपर बात करने के लिए बैठेंगे, तो आप दोनों टीमों को बराबरी की सतह पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अफ़गानिस्तान, अगर हम ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड देखें तो परसेंटेज वाइज भी अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं, क्योंकि उनके मैचेस जो हैं वो ज़्यादातर एसोसिएट टीम के साथ होते रहे शुरू में। लेकिन जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ T20 का, उसमें आपको याद है कि वो सेमीफाइनल खेलने में कामयाब हो गए थे। उन्हें वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी शिकस्त दे डाली थी। और जो टोटल उनके मैचेस हैं 141 मैचेस वो अब तक खेले हैं T20 इंटरनेशनल में, जिनमें 86 मैचेस जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए। तो 60% के अराउंड उनकी विनिंग परसेंटेज है ओवरऑल
T20 हिस्ट्री अगर हम उनके देखें, जबकि पाकिस्तान के विनिंग परसेंटेज 267 मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने 152 मैचेस पाकिस्तान ने विन किए हैं। पाकिस्तान के विनिंग परसेंटेज जो है वो 56% बनती है। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो कंपेटिटर्स थे वो ज़्यादा टफ टीमें थी अफगानिस्तान के निस्बत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहमी मैचों की अगर हम बात करें तो 7 दफ़ा ये दोनों टीमें T20 इंटरनेशनल में आमने सामने हुई। 4 मैच पाकिस्तान ने जीते, 3 मैच जो है वो अफगानिस्तान के नाम रहे। उनमें से 5 मैचेस शारजाह में खेले गए। उन 5 मैचेस में भी पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते, अफगानिस्तान की टीम ने 2 मैचेस जीते। जबकि रिसेंट जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान की लास्ट ईयर, आपको याद होगा, जिसमें शादाब खान पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तो शारजाह में पाकिस्तान को उस सीरीज़ में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। पहले दोनों ही मैचेस में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। शारजाह के बारे में याद रखें कि शारजाह की पिच, शारजाह की कंडीशन, शारजाह ग्राउंड जो है वो दुबई से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। और शारजाह को अफगानिस्तान एज अ होम ग्राउंड ट्रीट करता है। वहाँ पर काफ़ी अरसे से वो खेलते भी आ रहे हैं। जो आखिरी 4 सीरीज़ वहाँ पर हुई हैं उसमें भी वो सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए हैं। चारों के चारों सीरीज़ वो जीते हैं। और शारजाह का जो ग्राउंड है वो स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प करता है, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2 की बजाय 3 स्पिनर्स भी खेलते हुए नजर आएँ। कंडीशंस को देख कर जाहिर है कि ऑन द डे ये फैसला करना होता है कि किस प्लेयर ने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के पास ये लेवरेज हासिल है। अफगानिस्तान के स्क्वाड के अंदर अगर आप देखें तो उनमें इतनी डेप्थ है कि वो 3 स्पेशल स्पिनर्स के साथ भी मैदान में उतर सकते हैं। मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान हैं, नूर अहमद हैं, मुजीबुर रहमान। ये जो स्पिनर हैं इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये उस तरह के ऑलराउंडर जिस तरह के ऑलराउंडर जो हैं वो हमारी टीम में। ये मुकम्मल और स्पेशल स्पिन बॉलर्स हैं जो 4-4 ओवर का कोटा मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्पेशल स्पिनर्स तो 2 ही हैं, वो अबरार अहमद और सुफियान मुकीम की शक्ल में। उनके साथ अगर स्पिन बॉलर आपने ऐड करना है तो सलमान अली आगा को यकीनन 4 ओवर्स करवाने होंगे शारजाह की इस पिच के ऊपर, क्योंकि शारजाह की पिच के ऊपर अगर आप स्पिनर्स के साथ नहीं जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको 12 से 14 ओवर जो है वो स्पिनर्स से करवाने पड़ेंगे शारजाह की पिचेस के ऊपर। अब शारजाह और दुबई के बारे में एक और बात ये भी याद रखें कि दुबई एक ऐसे पिच है जहाँ पर बाहर से क्यूरेटर बुरवा कर यहाँ पर जो है वो पिच बनवाई गई थी, और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो रिंग ऑफ फायर है दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से याद किया जाता है, उसका जो पूरा स्क्वायर है और उसकी पूरी फील्ड है वो बाहर के क्यूरेटर से आकर बनवाई गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और जो शारजाह का ग्राउंड है ये चूँकि कदीम ग्राउंड है, 1985 से गालबन यहाँ पर मैचेस होना शुरू हुए हैं। उसके बाद इस ग्राउंड को थोड़े अरसे के लिए यहाँ पर ब्रेक दी गई, दोबारा स्टेडियम तामीर किया गया। लेकिन यहाँ के जो क्यूरेटर्स हैं और यहाँ का जो स्क्वायर है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन जो क्यूरेटर्स हैं उनकी जानिब से बनाया गया है। तो यहाँ पर स्पिन को मदद मिलने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है जो पिच बनाई गई है वो यहाँ के क्यूरेटर की तरफ से बनाई गई है। अच्छा। और आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो स्पिन डोमिनेंट ट्रैक्स बनाने का रिवाज आ रहा है। पाकिस्तान में भी एक सर्टेन एज जो टाइम था उसके अंदर आकर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2-3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर उस ज़माने में मौजूद थे। अच्छा, ये आपने कहा ना कि दुबई और शारजाह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वैसे तो दुबई भी स्पिन फ्रेंडली है उन कंडीशंस में भी, और पाकिस्तान ने तो अपना कैंप भी और इवन मैचेस जो हैं प्रैक्टिस मैचेस वो भी दुबई स्टेडियम में खेले और तैयारी हम वहाँ कर रहे हैं। ऑल्दो वो फिर एशिया कप की तैयारी है, जबकि ट्राई नेशन के लिए हमने मूव कर जाना है शारजाह, और शारजाह के फ़ौरन बाद फिर आगे फिर एशिया कप है तो फिर वापस दुबई में आ जाना है। तो ये कोई साइकिल समझ नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, या तो आप जाते ही वहाँ करके देन फिर आप यूएई आते, दुबई आते, यहाँ की कंडीशन को समझते। यहाँ की समझने की ऐसा ज़रूरत नहीं, आप एक अरसा दराज यूएई यहाँ पर दुबई में क्रिकेट खेलिए, लेकिन शारजाह चूँकि आपका कंपेटिटर तगड़ा है या अफगानिस्तान, क्योंकि अगर ये सीरीज़ अहमद सईद साहब खुदा ना खास्ता ये ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान हारता है तो मोराल जो है डेफिनेटली वो डाउन होगा। एशिया कप में इंडिया जैसी, श्रीलंका जैसी टीम को हमने फेस करना है, बड़ी टीम है नो डाउट, उनके खिलाड़ी जो हैं वो इस टाइम तगड़े हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए पाकिस्तान को, ऑन पेपर देखा जाए। ऑल्दो ऑन डे तो गेम जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये नहीं थोड़ा सा क्लैश नहीं आ रहा कि हमें पहले सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आफ्टर ऑल तैयारी तो मेगा इवेंट निकाला है ना, पाकिस्तान को एशिया कप की तैयारी के लिए सह मुल्क की सीरीज, ट्रायल सीरीज जो है वो खेलनी है। और एशिया कप में आपको जो मैचेस हैं वो दुबई में होने हैं, जो आपके पूल के मैच हैं वो सारे के सारे दुबई में होने हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान जब जो पूरा बिल्डअप बना कर आ रहे हैं, और जो माइक हसन साहब भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह देते हैं, और पाकिस्तान हमारे यहाँ जो साइकी बनी हुई है कि हम हर मेगा इवेंट की तैयारी के सिलसिले में जो है वो इस तरह की सीरीज रखते होते हैं, तो ये जो सीरीज़ है ये इसी चक्कर में रखी गई है। इसीलिए पाकिस्तान को दुबई की कंडीशन से फेमिलियर तो होना है, और ये को मतलब मैं इसको अच्छी प्रैक्टिस समझता हूँ कि आप कुछ अर्सा पहले वहाँ चले गए, आपने वहाँ जाकर प्रैक्टिस की, लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं ना, जब आप इस लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे
आज इस पिच के ऊपर खेलना है तो कल मुझे उस पिच पर खेलना है, तो मुझे उसके लिए तैयार होने के लिए भी एक हफ्ते का जो है वो पहले ट्रेनिंग सेशन करवाएं, फिर मैं जाकर शारजाह के अंदर खेलूंगा। इंटरनेशनल प्लेयर आप हैं ही इसीलिए कि आपको रोजाना बदलते हुए हालात से सामना पेश आएगा, आपको अडेप्टेबिलिटी करनी है। और ये जो हम रट लगाते हैं ना कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं या हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मैं इसको समझता हूँ कि ये एक फॉल्स एक बात है, गलत बात है, एक ढकोसला है जो आपको दिया जाता है। भाई एशिया कप की तैयारी तो इंडिया की टीम भी कर रही थी, इंडिया की टीम इससे पहले 5 टेस्ट मैच खेल कर आ रही है। अडेप्टेबिलिटी इसी को कहते हैं कि प्लेयर्स को मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर मुख्तलिफ अपोनेंट्स के सामने मुख्तलिफ पिचेस के ऊपर खेलना होता है, और आप इसीलिए इंटरनेशनल प्लेयर कहलाते हैं। अगर आपको एक ही तरह की पिचों के ऊपर खेलना हो और आपने सारी जिंदगी जो है वो कज़ाफी के स्टेडियम में खेलने की प्रैक्टिस करते रहना है, तो फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर ना हुए, फिर तो आप लोकल प्लेयर हुए। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को मेंटली, ज़हनी एतबार से इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन्हें आज अगर दुबई में खेलना है और कल शारजाह में खेलना है, तो दोनों जगह जाकर उन्हें अडैप्ट करना आना। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या हो सकती है इस ट्राई नेशन सीरीज, और स्पेशली ये जो ओपनर मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, यहीं से हमारी वो विनिंग स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यू होगी टिल एशिया कप फाइनल। तो इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है। रात 8 बजे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ओपनर मैच खेला जाएगा, ओपनिंग मैच खेला जाएगा, और तीसरी टीम इसमें यूएई की टीम है। और यूएई की टीम को हल्का नहीं लेना। यूएई की जो टीम है एमएससी साहब वो पूरा मुकाबला करके क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँची है, और माजी में हमने देखा है कि यूएई ने बांग्लादेश जैसी टीम को भी हराया है मैच, और अब जो है क्रिकेट वाकई तब्दील हो गई है। और क्रिकेट ऑन डे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहीं माजी में बसे पुश डालकर ऑन डे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो डेफिनेटली वो गेम जीत जाता है। और उसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो प्रेशर को हैंडल करता है, इसीलिए बड़ी टीमों को थोड़ा सा ये फायदा है कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए वो प्रेशर हैंडल करने में कामयाब हो जाती हैं और ऑन डे वो मैच जीतने में भी कामयाब हो जाती है। अब अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए पाकिस्तान की, क्या समझते हैं? फ़खर जमान के अभी तक 100% फिट रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने नहीं आई। आज जितना भी उन्होंने रिहैब करके वापस आए हैं, अभी तक पीसीबी ने बताया नहीं कि मसला क्या था, अब कितने हद तक वो बेहतर हो गए या 100% फिट हो गए और ये एशिया का पूरा खेलेंगे, दोबारा उनको वो इंजरी दोबारा से नहीं आएगी। इस हद तक हमने उन पर काम करके उनको फिट करार दे दिया। साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपनिंग आप इन दो से करा रहे हैं और फ़खर जमान को आप वन डाउन ला रहे हैं। देखें, फ़खर जमान की जो फिटनेस की अपडेट्स हैं उसमें उनको 2 किस्म के ज़ाहिर इशू का सामना करना पड़ा। एक तो उनका हैमस्ट्रिंग का शायद कोई इशू था जो काफ़ी पुराना है, दूसरा उनका थायराइड का इशू था जो पिछले साल जो है वो शुरू हुआ है। थायराइड वाला जो इशू है उसमें रिकवरी टाइम जो है वो, जो अगर पिछली जो उनकी इंजरी देखें उसमें उन्होंने जो को उसको मुकम्मल रिकवर कर लिया था, लेकिन ये इशू ऐसा होता है कि ये किसी वक्त भी दोबारा वापस आ सकता होता है। इसीलिए पीसीबी ने बैकअप के तौर पर 1-2 प्लेयर्स को, जिस तरह बाबर आजम के बारे में बात हो रही है कि बाबर आजम को पीसीबी ने एनओसी नहीं दिया है कैरिबियन प्रीमियर लीग का, उनको भी शायद टीम में शामिल किया जा सकता है। तो फ़खर जमान की इंजरी के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क्स तो बहरहाल हैं, लेकिन अगर फ़खर जमान टीम के साथ हों तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। फ़खर जमान पाकिस्तान की टीम का एक परमानेंट हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी फिटनेस को जो है वो बहाल रखेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे और वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे एशिया कप में। क्योंकि एशिया कप में उनका होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना एक्सपीरियंस फ़खर जमान रखते हैं इस टीम में, उतना मेरा ख्याल है कि और किसी के पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बैटिंग की अगर हम बात करें, बॉलिंग में शायद शाहीन अफरीदी के पास अब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, हारिस रऊफ भी काफ़ी सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन बैटिंग की अगर बात करें तो फ़खर जमान मेरा ख्याल है कि 97 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा, खासतौर पर प्रेशर गेम जो हमने इंडिया के अगेंस्ट खेलनी है। और फ़खर जमान को इंडिया के अगेंस्ट ज़ाहिर है कि हम खेलते हुए इसलिए भी देखना चाहते हैं कि फ़खर जमान का एक रिकॉर्ड भी है इंडिया के अगेंस्ट कि वो जो 2017 की फाइनल उन्होंने खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसकी भी कुछ वाइब्स जो हैं वो फ़ैन दोबारा से देखना चाहते हैं। तो फ़खर जमान का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। आप जो टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसमें साइम अयूब, फरहान और फ़खर जमान तीनों इकट्ठे भी खेल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फ़खर जमान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उन्हें आप नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर भी खिलाएं तो वहाँ पर भी वो खेल लेते हैं। दुबई में नंबर 3 पर ही आकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में एक शानदार इनिंग्स खेली थी। फिर वो मिस्टर 360 का क्या करना है? देखें, मिस्टर 360 के ऊपर हम पहले ही काफ़ी बात कर चुके हैं कल के शो में, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रही दुबई और शारजाह कंडीशंस के अंदर मोहम्मद हारिस की जगह इस टीम में। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी एक्सक्यूज कर चुके कि मैं कीपिंग नहीं करूंगा, हमें इसी तरफ आ रहा था कि उनको खिलाने की सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि विकेट कीपर पाकिस्तान के पास और कोई नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो माइक हेसन के आने के बाद बावजूद इसके कि उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज में सेंचुरी भी स्कोर की थी, वो उनको
टॉप ऑर्डर के बजाय लोअर ऑर्डर की तरफ मजीद धकेल रहे हैं, और लगता ही है कि माइक हैसन भी ये चाहते हैं कि मोहम्मद हारिस कम से कम बॉल्स का सामना करें, कम से कम बॉल जो है फेस करें। एक मैच में वो 8वें नंबर पर भी आ गए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए। तो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उसमें अगर ये 3 लोग आ जाते हैं, शाहजादा फरहान, साइम अयूब और फखर जमान, तो उसके बाद चौथे नंबर पर जाहिर है कि सलमान अली आगा और हसन नवाज आएंगे। उसके बाद मोहम्मद नवाज आपकी टीम का हिस्सा है, शारजा में आप खेलेंगे तो नवाज टीम में होंगे, दुबई में आप खेलेंगे तो फ़हीम अशरफ टीम का हिस्सा होंगे, खुशदिल शाह पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है, शारजा में वो भी टीम का हिस्सा बनेंगे। तो मोहम्मद हारिस के खेलने की एक ही वजह हमें समझ आ सकती है और वो उनकी विकेट कीपिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान की टीम में एक मतलब शॉर्ट कमिंग नज़र आएगी कि अगर आप विकेट कीपर को खिलाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके पास शारजा में जो स्पिनर होंगे खुशदिल शाह और मोहम्मद नवाज, उनमें से एक को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि सुफियान मुकीम और अबरार टीम का हिस्सा है, खुशदिल है, नवाज है, सलमान अली आगा को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो टीम के कप्तान हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करके आपको मोहम्मद हारिस को खिलाना पड़ेगा विकेट कीपिंग पर। तो पाकिस्तान की टीम हो सकता है कि शाहजादा फरहान को दोबारा वो कन्विंस कर ले विकेट कीपिंग करवाने में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में ज्यादा डेप्थ हो जाएगी। अच्छा, सलमान अली आगा हमने बांग्लादेश सीरीज में देखा कि अपने आप को उन्होंने 7वें 8वें नंबर तक ले गए, इवन एक मैच में तो बैटिंग भी नहीं की उन्होंने, शायद ऊपर वालों को मौका दे रहे थे कि जरा पता चल जाए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अब चूंकि एक प्रॉपर वो शुरू हो गया काम, अब ये ट्राई नेशन सीरीज भी जीतना हमारे लिए जरूरी है, इसके बाद एशिया कप तो डेफिनेटली है ही है। यहाँ पर सलमान अली आगा क्या समझते हैं कि चौथे नंबर पर आ रहे हैं, 5वें नंबर पर आ रहे हैं या 6ठे नंबर पर आ रहे हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मैच कहाँ पर हो रहा है। अच्छा। और हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जो पहले 3 प्लेयर हैं, वो कितने ओवर खेलते हैं। अगर तो ये जिन मैचों की आप बात कर रहे हैं इसमें उन्होंने एक मैच में बाई नहीं ली थी, उसको भी अगर आप देखें तो हमारे टॉप ऑर्डर ही आगे 10-12 ओवर जो है वो खेल गए थे। तो अगर टॉप ऑर्डर खेलता है 12-14 ओवर खेलता है और हमें आखिर में 5-6 ओवर में ऑन स्लॉट की जरूरत पड़ती है, तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि सलमान अली आगा अपने आप को डिमोट कर लें, हसन नवाज और खुशदिल शाह को वो ऊपर भेज दे, क्योंकि जाहिर है कि आखिर के ओवर में जिस बैट्समैन ने भी आना है उसने आकर ऑन स्लॉट करना है, उसने स्कोर करना है। यहाँ पर स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पावर प्ले में विकेट लूज हो जाती हैं, 1 या 2 विकेटें गिर जाती हैं, तो फिर जाहिर है कि सलमान अली आगा वहाँ खुद खेलने आएंगे, क्योंकि उनका जो टीम में रोल है वो यही रोल है कि उन्हें इस टीम को बैलेंस फराहम करना है और एक एंड से जो है उन्होंने विकेट्स भी गिरने हैं, ज़ाहिर है रोकनी है। T20 आपको 20 ओवर तो बहरहाल खेलने हैं और पाकिस्तान की टीम का तो ये रिकॉर्ड है कि वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाती है। तो सलमान अली आगा जिस मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर 10-12 ओवर खेल जाएगा, उसमें आपको अभी भी देखने में शायद ये मिलेगा सलमान अली आगा बैटिंग के लिए ना आए, और अगर 6-7वें ओवर में विकेटें गिर जाती हैं 2 तो भी सलमान अली आगा को आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्विकली जरा ये भी बता दें, क्योंकि माइक हैसन स्टैट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड पर, अगर खुशदिल और नवाज इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े शारजा की कंडीशन में, तो कौन सा एक वो नाम होगा जिसको माइक हैसन? देखिए, मैं तो यहाँ पर बगैर किसी हेजिटेशन के मोहम्मद नवाज का नाम लूंगा, क्योंकि मोहम्मद नवाज के रिसेंट परफॉर्मेंसेज भी हैं, उन्होंने आउट भी किए हैं, रन भी किए हैं, और मोहम्मद नवाज यहाँ पर पहले यूएई कंडीशन में वो मैच गो के दुबई में था जिसमें उन्हें 18 गेंदों पर 42 रन बनाए थे। लेकिन जो शारजा के पीछे यहाँ पर अगर आप बॉलिंग की नौयत देखें तो जिस तरह की बॉलिंग मोहम्मद नवाज करते हैं उनको ज़्यादा सूट करती है। PSL के भी पहले 3 सीजन जो यूएई के अंदर हुए थे उनमें मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी शारजा में, क्योंकि उनको यहाँ पर ग्रिप मिलता है, उनका बॉल पड़ के तेज़ निकलता है बैट्समैन की तरफ, और अगर वो कंसिस्टेंट लाइन लेंथ को हिट करने में कामयाब हो जाते हैं, स्टंप्स के अंदर बॉल करने में कामयाब रहते हैं वो अगर मुस्तकिल रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो मोहम्मद नवाज यहाँ पर कामयाब साबित हो सकते हैं। खुशदिल शाह जो है वो कभी कभार थोड़ा फ्लाइट भी दे देते हैं बॉल को, बिल्कुल ठीक, लेकिन नवाज की जो स्पीड है और जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो यहाँ काम आ सकती है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दीगर खबरों पढ़ते हैं जिसमें हमने बात की कि नेशनल यूथ गेम्स है मुलतवी कर देगी और जो खबरें उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। एक ब्रेक बाद से वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, हमने ट्राई नेशन सीरीज़ की बात की है, एशिया कप की तैयारियों के हवाले से बात की। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए मुल्क में सैलाबी सूरत हाल इस वक्त। आप भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस आफत से हम सबको महफूज रखे। इस सूरत हाल के मद्देनज़र अहमद सईद साहब जो पहले नेशनल यूथ गेम्स हैं वो मुलतवी कर दी गई, 7 से 13 सितंबर तक जो है अब वो ये शेड्यूल थे, लेकिन इनको अब 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, हमने देखा कि दीगर अदर टूर्नामेंट्स भी, अभी एक लोकल टूर्नामेंट यहाँ पर जारी था लाहौर में क्रिकेट के हवाले से, वो भी अब मुलतवी कर दिया गया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम थे, और ये डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को मोनिटर ऑब्वियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ही प्लेयर्स की सेफ्टी को देखते हुए, स्पेक्टेटर्स की सेफ्टी को देखते हुए, सबकी सेफ्टी को देखते हुए इसको जो है पोस्टपोन किया गया और नई तारीखों का ऐलान जो है अब वो अगले इजलास में कर दिया जाएगा। दूसरा ये अहमद सईद साहब, बड़ी खबर ये है जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है, क्रिकेट के साथ तालीमी अखराजात भी उठाने का फैसला कर लिया है।
ये माजी में जब से भी आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, माजी में क्योंकि हम बहुत से बात करते हैं कि ग्रूमिंग प्लेयर्स की जो है वो नहीं हो पा रही थी, प्लेयर ग्रूम नहीं थे, क्रिकेट अच्छी खेलते थे, लेकिन जहां पर बोलने की बात आए, जहां पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना इन अ वे कि आपने एक्सप्लेन करनी सारी चीज़ें, वहां पर हम लैक कर रहे थे। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टुक बाय पीसीबी। उन्होंने कहा कि अंडर 15 से लेकर अंडर 19 के बच्चों को तालीम भी साथ देंगे, ऑन मेरिट, जो मेरिट पर होगा उनको तालीम दी जाएगी। तो माजी में कभी ऐसा हुआ? देखें, अच्छी बात है, पीसीबी मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स ले रहा है, और इससे पहले भी पीसीबी ने यूथ के हवाले से और अंडर जो 14, 15, 17 के ग्रेड्स के हवाले से इस किस्म की कुछ ना कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं। ये ग्रूमिंग वाला इशू है, ज़ाहिर है कि मौजूद है पीसीबी के अंदर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ग्रूमिंग का ताल्लुक जो है वो इस तरह के कैंप्स लगाने से और इस तरह के इनिशिएटिव लेने से ज़्यादा आपके स्पोर्टिंग कल्चर से है। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप स्पोर्ट्स का कल्चर पैदा कर दें तो उस कल्चर के थ्रू जो प्लेयर नर्चर होकर आएगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आपको ग्रूम्ड नज़र आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बात करता हुआ, उसके मुताबिक बिहेव करता हुआ नज़र आएगा। इस तरह के इकदाम हमारे मुल्कों में इस वजह से होते हैं कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का कल्चर मौजूद नहीं है, तो फिर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर इस तरह करना पड़ता है। लेकिन अब देखें कि सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये जो अंडर 14, 15, 17, 19 तक के ये जो ग्रेड सिस्टम है, ये बहरहाल चीज़ें मौजूद तो है ना, क्रिकेट की बात करें या उनकी ग्रूमिंग की बात करें या उनकी एकेडमिक्स की बात करें, लेकिन सवाल ये है कि जब हम उनकी कोचिंग ग्रुप्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस्म के लोग वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो फिर इसके ऊपर जो है वो सवालात पैदा होते हैं। हम उन लोगों के हाथों में अपने बच्चों की कोचिंग करवाते हैं जो हमें 19 साल की उम्र, 18 साल की उम्र तक आने से पहले ये बता रहे होते हैं कि आपने स्ट्राइक रेट्स के ऊपर काम करना है, आपने हार्ड हिटिंग के ऊपर काम करनी है, हालांकि वो उम्र जो होती है वो टेक्निक डेवलप करने, लेकिन अच्छी बात है अब इसको कैटेगराइज कर दिया है, अंडर 15, 17, 19 को ना कैटेगराइज कर दिया गया, और 3 से 4 मुख्तलिफ शहरों में सही साहब अब ये कैंप्स लगा करेंगे। एक जो एज ग्रुप है वो एक शहर में होगा, दूसरा एज ग्रुप दूसरे शहर में, उनको उसके हिसाब से ग्रूम किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल अंडर 13 वाला शायद सियालकोट रीजन को दिया जा रहा है, वहां पर इनको ग्रूम किया जाएगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, ये सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची की अकेडमी से बच्चे तालीम भी हासिल करेंगे, क्रिकेट भी सीखेंगे, और इसमें ये लिखा गया है कि फैसलाबाद अंडर 17, मुल्तान अकेडमी अंडर 19 के बच्चों के लिए होगी। ये चीज़ें पहले से उन्होंने डिफाइन कर दी हैं, जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 का कैंप अभी मुल्तान में लगाया था सख्त गर्मी के मौसम में, तो मुल्तान के अकेडमी जो है वो मेरा ख्याल उन्होंने मुख्तस कर दी है अंडर 19 के लिए। लेकिन मैं जिस पॉइंट के ऊपर एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप जिनके हाथ में ग्रूमिंग का सिस्टम ये दे रहे हैं ना, सबसे पहले तो उन लोगों को क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है, कौन कोच होगा, कौन टीचर होगा, कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा, कौन ग्रूम करेगा। क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों के हाथों में हमारे बच्चे आते हैं, आप अभी नसीम शाह देखें, नसीम शाह 17 साल की उम्र में जब टीम में आए थे तो हमने उस दिन बात की थी कि उनकी एवरेज स्पीड आज से ज्यादा बेहतर थी। जब रॉ टैलेंट आया, वो जब रॉ टैलेंट आया, जब उनकी कोचिंग शुरू हुई ना फिर काम खराब हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं सारे, इनका फायदा होगा यकीन इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि पीसीबी इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर करने में कामयाब हो जाए। लेकिन पीसीबी को इस बात पर गौर करना होगा कि जिन लोगों के हाथों आपने बच्चों को ग्रूमिंग करवानी है, जिनके हाथों कोचिंग करवानी है, जिनके हाथों आपने उनकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन का ख्याल रखना है, वो खुद कितने क्वालिफाइड, उनका क्या क्राइटेरिया है और उनको आप कहां से लेकर आएंगे। हाँ, उनको कहां से लेके आएंगे। डेफिनेटली इस पर भी ऑब्वियसली वर्किंग की होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और मेरे ख्याल यूथ डेवलपमेंट को जो चेयर कर रहे हैं वो अजहर अली साहब हैं, और अजहर अली साहब खुद भी माशाल्लाह काफ़ी वेल ग्रूम्ड हैं, उनको पता है, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। ऑल्दो जो भी बड़े ओहदों पर आता है शायद वो अपना जो टैलेंट है वो कहीं पीछे डाल देता है और सिर्फ उस ओहदे को देखते हुए काम करता है। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि अच्छा होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। बहरहाल अब ज़रा क्विकली बात कर ली जाए, ये जो बाबर आजम का पीछा नहीं छोड़े, आपके फैंस जो है ना बाबर आजम को पूरी दुनिया में, अब वो एक काउंटी चैंपियनशिप के लिए उन्होंने कहा कि जो रिमेनिंग मैचेस रह गए ना प्लीज़ हमारे पास आएँ, खेलें। फ़ैन फॉलोइंग आपकी बहुत ज़्यादा है, आप आएंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एड्स आएंगे, फैंस आएंगे, पैसा आएगा। तो बाबर आजम को अब पैसे की मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीसीबी ने भी शायद एनओसी ना दे के यही फैसला किया कि जनाब बाबर को एज फिल्मी हीरो के तौर पर पेश किया जाए। देखें ये बात दुनिया को समझ आ रही है, वैसे हमें नहीं समझ आ रही। ऑस्ट्रेलिया की लीग है, इंग्लैंड की, ये सारी वहीं की लीग्स हैं ना, वहीं की काउंटीज हैं जो बाबर हम खिलाना चाह रही हैं। और ये शॉर्टर फॉर्मेट है, हैरान कुन तौर पर ये वो फॉर्मेट है जिसमें कहा जा रहा है कि बाबर सूटेबल ही नहीं है। और उसमें जो कोचेज हैं, जैसे मिकी आर्थर की कल हमने बात की, उन्होंने कहा क्रिकेट तब्दील हो चुकी, बाबर और रिजवान की अब ये वो वाली क्रिकेट नहीं है जो शॉर्टर फॉर्मेट खेलें। तो बीबीएल ने ले लिया, उसके बाद अब ये काउंटी चैंपियनशिप, दीगर लीग्स भी हैं, बाबर को प्रेफर कर रही। वाई? देखें सीधी सी बात यह है कि जो स्ट्राइक रेट वाली बात की जाती है ना कि बाबर का स्ट्राइक रेट कम है या T20 में स्ट्राइक रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं,
इन लोगों से जरा ये पूछें कि ये जरा मुझे ग्राउंड वाइज ये तो बताएं कि कौन कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जहां पर स्ट्राइक रेट्स ऊपर चले गए हैं। सेंचुरियन में इंडिया की टीम खेलने गई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उन्होंने वहाँ 270-280 रन बनाए। सेंचुरियन में हमेशा से ही इतने रन बनते थे। इसी तरह जोहानिसबर्ग की पिच के ऊपर आप देखें 2006-7 में जाकर उन्होंने 400 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, और वो चेज हो गए थे जो साउथ अफ्रीका ने कर दिए थे। ये T20 के एडवर्ड से पहले की बात है, T20 इंटरनेशनल के आने से पहले की बात है ये। तो अभी 2003 में, बल्कि आज अगर आप गौर करें जाकर निकालिएगा उसके मैच के, आज एक नज़र से गुजरा मैच, शुएब मलिक ने 2003 में साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट 41 गेंदों पर 84 रन बनाए। अच्छा, 2003 में। क्या उस वक्त स्ट्राइक रेट्स नहीं होते थे? उस वक्त हार्ड हिटिंग नहीं होती थी? अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी उस वक्त हार्ड हिटिंग नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। देखें, अपने जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनके एतबार से अपनी टीम को प्लान करना होता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं है। पाकिस्तान के पास इंडिया जैसे रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान के पास इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी पिचें नहीं है। तो पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनमें पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम है। ये रैंकिंग्स भी बताती हैं, ये दुनिया बता रही है, दुनिया इसको एडमायर कर रही है। बिल्कुल ठीक। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप इसके बदले में कोई प्लेयर क्यों नहीं ला पा रहे उस कैलिबर का? क्यों बार बार आपको बाबर आजम की ही याद सताती है? मेहनत कर रहे हैं अभी जो मैंने अल्लाह करे कोई और बाबर आजम पैदा कर लें। अंडर 15 से स्टार्ट हो गया, कह रहे हैं अगले 10 साल में जो है 10 से 15 साल में बाबर आजम जैसा एक और बाबर आजम जो है वो तैयार कर लिया जाएगा, एक बड़ा नाम जो अच्छी क्रिकेट खेले। भाई क्विकली एंड पर जरा बता दें, शारजाह में टॉस मैटर करेगा कल? क्विकली। जी डेफिनेटली शारजाह में टॉस मैटर करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी उस टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, और पहले बॉलिंग करने वाली टीम कम से कम स्कोर में रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो है वो 130-140 यहाँ पर स्कोर रहता है पार शारजाह में। मैं आपको ही बता रहा हूँ, ये स्ट्राइक रेट वाले जो बैठे हुए हैं कॉपियां पेन से लेकर, यहाँ पर नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक। और अच्छी खबर मैं बता दूं कि सलमान अली आगा जो है वो टॉस के मामले में काफी हद तक बेहतर हैं। टॉस वो जीत जाते हैं, इंडिया की टीम की तरह नहीं कि 10-15 टॉस लगातार हारे हैं। सलमान अली आगा की किस्मत इस हवाले से अच्छी है। बहरहाल लेट्स सी क्या बनता है कल 8 बजे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इस पर फर्दर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।